प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं गणित के अंतर्गत अधिगम परीक्षण बीजीय व्यंजक। इसके पहले हम लोगों ने बीजीय व्यंजक के अंतर्गत कार्यपत्रक 1, 2 और 3 को पूर्ण कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अधिगम परीक्षण मतलब लर्निंग टेस्ट। जो हमने सीखा है उसी पर आधारित क्वेश्चंस को यहाँ पे हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं इसके बारे में बताया था कि ऐसे व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं जिसमें चर राशियों, अचर राशि का मतलब होता है अंकगणितीय संख्याएं, तो चर राशियों, अचर राशियों और मूलभूत संक्रियाओं के चिन्हों का समावेश होता है, उसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। और इसके अंतर्गत क्वेश्चन बोला है चरों व अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं। देखो वही बात आ गई, एक तो चर राशि, एक तो अचर और एक तो अंकगणितीय संक्रिया। अंकगणितीय संक्रिया यानी जिसको हमने कहा था मूलभूत संक्रियाओं के चिन्ह। तो चर, अचर और अंकगणितीय संक्रिया मतलब तीनों से मिलकर बनता है बीजीय व्यंजक। का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस हमको दिए हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ के जैसा क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन देता है उसी के अनुसार हमको बीजीय व्यंजक तैयार करना है। तो सबसे पहला इसमें दिया है, इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान है ये। पहला बोला है संख्याओं x तथा y के योग का आधा। संख्याओं x तथा y, ये x और y जो है ये चर है, ये क्या है? चर है। तो x तथा y के योग, तो x तथा y के योग, तो ये क्या हो गई? हमारी अंकगणितीय संक्रिया हो गई, या जिसको बोलते हैं मूलभूत संक्रियाओं का चिन्ह बोलते हैं। कि योग का, तो x और y का योग कर दिया, का आधा, तो इसका कर देते हैं आधा। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो 2 है, इस बटे के 2 को बाजू में अगर लिखें तो इधर क्या बचेगा? x प्लस वाई, और ऊपर कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं x तथा y के योग का, ये योग हो गया, इसका आधा मतलब 1/2। तो दोनों तरीके इसके लिखने के हो सकते हैं। तो ये हमने कर दिया संख्याओं x तथा y के योग का आधा। फिर उसके बाद अगला है, इसको हल करेंगे। संख्याओं p तथा q के गुणनफल का आधा। p तथा q के गुणनफल का आधा, इस तरह से लिख सकते हैं। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? p और q के गुणनफल को हम ऐसा दिखा सकते हैं, p डॉट q, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। या दिखाने का तरीका क्या हो सकता है? इस 1/2 को हम बाजू में लिख दे, जैसे यहाँ पे 1/2 को बाजू में लिखा था, तो ऐसा भी लिख सकते हैं p गुणा q, ऐसा भी लिखा जा सकता है। या और लिखने का तरीका क्या हो सकता है? इस 2 को अगर हम नीचे बाजू में लिख दे, ऊपर कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं p की। इस तरह मतलब कई तरीके हो सकते हैं लिखने के, जिस तरीके से भी आप लिखना चाहो। तो ये हो गया संख्याओं p तथा q के गुणनफल का आधा। चारों में से कोई एक तरीका आप उपयोग कर सकते हो, ये तो आपको हर तरीके से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगला है संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। मतलब संख्या जो z है इसको स्वयं उससे मतलब इसी से गुणा किया जाता है। मतलब z को z से गुणा करना है, तो z को z से गुणा करेंगे। अब z की घात कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर भी घात कुछ नहीं मतलब 1 है। और देखो दोनों के आधार समान है, इसका आधार भी z है और यहाँ पर भी z है। और जब आधार समान हो और गुणा हो तो आधार को एक बार लिख के घातांकों का योग करते हैं। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, ये हो जाएगा 1 + 1। हमेशा ध्यान रखना है कि जब गुणा हो और आधार समान हो तो आधार को एक बार लिख के जितने भी घातांक होते हैं, जैसे यहाँ 1 है, कुछ नहीं था तो 1 लिखा, यहाँ पे और कुछ भी हो सकता था, जैसे 1 2 होता, 2 3 होता, तो घातांकों का क्या करते हैं? योग करते। तो क्या हो जाएगा? z की घात 1 और 1 2 हो जाएगी। इस तरह से आप लिख सकते। अगला देखेंगे, संख्याओं a तथा b के गुणनफल, a तथा b का गुणनफल करते हैं a गुणा b, a तथा b के गुणनफल में से उसके योग को घटाना। इसका जो योग है इसके योग को क्या करना है? घटाना है। काय में से? a तथा b के गुणनफल में से इसी के योग को घटाना। घटाने का मतलब होता है माइनस करना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं? a गुणा b को हम लिख सकते हैं a इंटू बी,
फिर ये माइनस चिन्ह का आप अंदर गुणा करेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो यह हो जाएगा -a और यहाँ हो जाएगा -b। a का चिन्ह प्लस है लेकिन माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस होगा, और b का चिन्ह प्लस है, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो भी माइनस होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। डॉट का मतलब गुणा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको डॉट कहते हैं, इसको इनटू कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई कहते हैं, इसको मल्टीपल कहते हैं, इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है? अगला है 10 में से, ये 10, इसमें से y तथा z के गुणनफल को घटाना, y तथा z के गुणनफल को घटाना है। तो यहाँ हम इसको कैसा लिख सकते हैं? 10 में से y तथा z के गुणनफल को घटाना, मतलब 10 माइनस वाई जेड या 10 माइनस वाई गुणा जेड। इस तरह से हम लिख सकते हैं। यानी बहुत ही आसान है, जैसे इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे क्वेश्चन बोलता है, बस उसी को फॉलो करना है और लिखते जाना है। अब अगला देखिए क्या है। अगला है x बराबर 1 के लिए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब x का मान 1 लेके चलना है और ये जो बीजीय व्यंजक दिए हैं इनके मान ज्ञात करना है। तो चलो x की जगह बस 1 रखना है, सिंपली यहाँ x की जगह 1 रखेंगे और प्लस 4, इसको जोड़ेंगे तो 1 और 4 हो जाएगा, ये 5। यहाँ पर भी वैसे ही करना है, यहाँ पे 4, x की जगह 1 रखेंगे, कोष्टक में रख देते हैं, -3 बराबर 4 एकम 4 -3, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को L से दर्शाया जाता है। समबाहु त्रिभुज, सम मतलब होता है समान, बाहु मतलब भुजा और त्रिभुज मतलब जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब त्रिभुज, 3 भुजाएं होती है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं समान हो उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और क्वेश्चन में ये बोला है समबाहु त्रिभुज की भुजा को L से दर्शाना है। तो ये एक भुजा मान लीजिए, ये दूसरी भुजा है और तीसरी भुजा है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा को L से दर्शाना है। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा को L से दर्शा दिया और समबाहु त्रिभुज है मतलब तीनों भुजा समान है, मतलब ये वाली भुजा अगर L है तो ये भी भुजा L होगी और ये भी भुजा L होगी, क्योंकि नाम से समझ में आता है कि समबाहु बोला गया है। और समबाहु शब्द का मतलब आपको बताया है, जिसकी समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है। हमको एक भुजा दी है तो एक भुजा L है तो दोनों भुजाएं भी उसकी L ही होगी। इस तरह से समबाहु त्रिभुज की भुजा को L से दर्शा दिया और हमने ये भी देख लिया कि तीनों भुजाएं इसकी कैसी है, समान है। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को इस तरह का जो चिन्ह बना है, जैसे एक चिन्ह ये वाला होता है जिसको कहते हैं लैम्बडा, पहली बार सुन रहे होंगे आप, इसको कहते हैं लैम्बडा। तो इसका उल्टा चिन्ह ये बना हुआ है, जैसे लैम्बडा का ये चिन्ह है, ये इसका उल्टा चिन्ह बना, लैम्बडा का उल्टा चिन्ह बना हुआ है। तो हम इस चिन्ह को पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दे रहे, तो जो लैम्बडा का चिन्ह होता है उसी का उल्टा चिन्ह आप मान के चल सकते हो इसको। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को इस चिन्ह का प्रयोग, यानी लैम्बडा का जो उल्टा चिन्ह है का प्रयोग करते हुए व्यक्त करना है। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप निकालना है तो हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की परिमाप, और परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। लिख सकते हैं सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है L, यहाँ से यहाँ तक है L और यहाँ से यहाँ तक भी है L। चारों ओर की माप करते हैं और चारों ओर की माप करते यानी सभी भुजाओं का योग करेंगे। तो इस तरह से 1L 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 ये हो जाएंगे 3L। और समबाहु त्रिभुज के परिमाप को इस चिन्ह से दर्शाना है, इस तरह का। तो ये दर्शा दिया, बस ये ध्यान रख लेना आपकी, ये इस तरह का चिन्ह है, बाकी इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। समबाहु त्रिभुज के परिमाप कितने आ गए, 3L आ गए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। और समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दी थी तो हमने दोनों को क्यों L ले लिए। तो आप मुझे ये बताइएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज आप किसको कहेंगे। आप कमेंट करके इसकी डेफिनेशन जरूर बताना कि समद्विबाहु त्रिभुज आप किसको कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको बराबर आप शब्दों को तोड़ना, उसके डेफिनेशन बनाना और कमेंट करके जरूर बताना। अब है क्वेश्चन चौथा, लास्ट क्वेश्चन है।
यदि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है, सरिता की वर्तमान मतलब अभी की आयु y वर्ष है, तो आज से मतलब वर्तमान से 5 वर्ष बाद, देखो बाद का मतलब क्या होता है, बाद का मतलब होता है प्लस। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि सरिता की वर्तमान आयु अगर 15 वर्ष है, तो आज से 5 साल बाद सरिता कितने साल की हो जाएगी? सरिता की वर्तमान आयु अगर हम बोलते हैं कि 15 वर्ष है, तो आज से 5 साल बाद कितने साल की होगी सरिता? तो आप कहेंगे सर 5 जोड़ के देख लेते हैं, पता चल जाएगा, 20 साल की होगी। मतलब आज से 5 साल बाद जब बोल रहा है, तो 5 साल बाद मतलब जितनी वर्तमान आयु है उसमें क्या करना पड़ेगा, 5 साल को जोड़ देंगे, तो आज से 5 वर्ष बाद सरिता की आयु पता चल जाएगी। क्योंकि वर्तमान अभी की y है, तो आज से 5 साल बाद कितने की हो जाएगी, y + 5। तो हम लिख सकते हैं सरिता की वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट जो उसकी एज है, वर्तमान आयु ये कितनी है, y वर्ष है, इसीलिए आज से 5 वर्ष बाद, आज से मतलब वर्तमान से 5 वर्ष बाद सरिता की आयु, सरिता की आयु, तो इसको कैसे लिखेंगे, जो वर्तमान आयु है इस वर्तमान आयु में 5 वर्ष बाद बोला है, 5 वर्ष बाद मतलब प्लस, तो वर्तमान आयु हमारे पास है y और यहाँ है +5। तो इस तरह से आज से 5 वर्ष बाद सरिता की आयु होगी y + 5 वर्ष। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देख लिया पूरा अधिगम परीक्षण कंप्लीट, और यहाँ तक आपका पूरा ब्रीच कोर्स हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद जो अगले वीडियोज़ आएंगे वो हम जो हमारी मेन बुक है क्लास 9 की उनके चैप्टर्स को लेकर आएंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हाँ, दोस्तों तक भी वीडियोस को शेयर कीजिए। और अब चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए, और जो भी हम पढ़ाते हैं लिखवाते हैं उसको साथ साथ आप नोट भी करते जाइए, ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो और आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी। थैंक यू।